भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे भी थोड़े व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ सके। आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार, तो कैसे करें ऐसे में। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सी हाउ कि अचानक वाइड हो जाती हैं उसके। उसने फिर से वही सीन देखा, 9 सेट्स ऑफ ड्रैगन बोन्स जो एक ब्रॉन्ज कॉफिन को खींच रहे थे होते हैं। ये सब डार्कनेस के बीच ऊपर नीचे मूव कर रहे थे और फिर धीरे धीरे दूर निकल गए। सी हाउ सिर्फ एक शब्द बोलता है, चेस, और बिना टाइम वेस्ट किए उनके पीछे बढ़ता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, ये यहाँ कैसे आ गए और इनका पर्पस क्या है। लेकिन 9 ड्रैगन स्केलेटन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो ब्रॉन्ज कॉफिन को सीधे डार्कनेस के अंदर खींच लेते हैं और वहाँ गायब हो जाते हैं। दूर से ड्रैगन क्राई सुनाई देती है। सिंह रुक जाता है। वो डार्कनेस के बॉर्डर पर खड़ा होकर सिर्फ देखता रहता है, अंदर चेक नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि डार्कनेस के अंदर जाना मतलब ऑलमोस्ट डेथ है। ये जगह ऑलरेडी नून डेंजर जोन बन चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस। जो भी अंदर गया आज तक वापस नहीं आ जा, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। सी हाउ खुद से सोचता है, ब्रॉन्ज कॉफिन और ड्रैगन बोन्स यहाँ क्यों आए। वो डार्कनेस के अंदर चले गए, अब आगे क्या होगा। उसकी नज़र सामने फैली हुई पिच ब्लैक दुनिया पर पड़ती है। इतनी गहरी घनी डार्कनेस होती है कि अपनी उंगली तक नज़र नहीं आती। सुन कि देखो तो सन और स्काई दोनों होते हैं, लेकिन उसकी लाइट यहाँ बिल्कुल कम हो चुकी हो, काम नहीं कर रही होती है। मतलब सन भी पूरा डार्कनेस में घिर चुका होता है। जैसे ये देखा सारी रोशनी को निकल रही हो, बॉर्डर पर ब्लैक मिस्ट वेव्स की तरफ बाहर मूव कर रही होती हैं। सी हाउ को एक फेमिलियर फीलिंग होती है। ये अनऑस्पिशियस और उसने पहले भी महसूस किया था। मेंगतियानजेंग के ऊपर जो ब्लैक मिस्ट आई थी उससे मिलती जुलती, लेकिन ये उससे ज़्यादा डेंस और ज़्यादा डेंजरस होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही पावर है जो पहले स्पिरिट रियलम को करोड करती है और फिर रियल वर्ल्ड भी खा जाती है। ये बिल्कुल डोमिनेटिंग टाइप की डिस्ट्रक्शन है। एक पल के लिए सिहाव सोचता है कि इससे टच करके डायरेक्ट फील करे, लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है। उसे याद आता है 3000 प्रोविंस में जो भी इस ब्लैक मिस्ट के कंट्रोल में आया वो जिंदा नहीं बचा। ओल्ड सेक्ट मास्टर्स तक नहीं, 15 प्रोविंसेस ऑलरेडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ये एरिया बिल्कुल वॉस्ट था। ये सच भी था और डेंजरस भी। मतलब सोच कर ही डेंजरस महसूस होता था, ऐसा था, ठीक है, डर लग जाता था। टेस्ट के लिए सी हाउ ने एक पॉइजनस वाइपर को उठाकर ब्लैक मिस्ट में फेंक दिया। जैसे ही वाइपर अंदर जाता है उसकी बॉडी तुरंत स्टिफ हो जाती है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई इंजरी नहीं, बस एक साइलेंट कॉप्स। ये देखकर सी हाउ और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। वो एक सीक्रेट मेथड यूज़ करके उस वाइपर के कॉप्स को वापस खींचता है, लेकिन जैसे ही ब्लैक मिस्ट मूव करती है एक टेरिफाइंग ऑरा उसकी तरफ रश करता है। सी हाउ तुरंत पीछे हट जाता है। उसे क्लियरली फील होता है लाइफ एंड डेथ डेंजर। जब ब्लैक मिस्ट थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है तो फिर से वाइपर को पास लाता है और कैजुअली एग्जामिन करता है। रिजल्ट और भी शॉकिंग होता है। बॉडी पर कोई अटैक मार्क नहीं होते। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट कंप्लीटली सेटल हो चुकी होती है, जैसे डायरेक्ट इरेज कर दी गई हो। सी हाउ ग्रास सिंबल स्वॉर्ड आर्ट को यूज करके वाइपर का बॉडी कट करता है। तब वो देखता है कि उसकी बॉडी का कलर बदल चुका है। क्रिम्सन रेड की जगह ब्लैक हो चुकी होती है, बिल्कुल डेड, बिना किसी स्पिरिचुअलिटी के। इतनी देर में वाइपर की बॉडी से एक स्ट्रिक ऑफ लाइट मिस्ट निकलती है, सीहाव की तरफ शूट करती है। सीहाव हाथ बढ़ाकर उसे डिस्प्रेस कर देता है, लेकिन ये ब्लैक मिस्ट इजीली ख़त्म होने वाली नहीं थी। वो फिर भी उसकी तरफ लपकती है। सीहाव तुरंत लाइटनिंग एम्पर पीसेस टेक्निक एक्टिवेट करता है। डोमिनेटिंग यांग लाइटनिंग स्काई से गिरती है और डार्कनेस को पर्ज करती है। इस बार ब्लैक मिस्ट कम्प्लीटली डिसिपेट हो जाती है, लेकिन सिहाव खुश नहीं होता। ये सिर्फ एक टीनी पोर्शन था। आगे तो पूरा पूरा ब्लैक मिस्ट सी फैला हुआ था जो ऑलरेडी 15 प्रोविंसेस को खा चुकी थी। अगर ये जगह आगे बढ़ी तो कौन इसे रोक पाएगा, किसी को नहीं पता। फिर वो एक और एक्सपेरिमेंट करता है। एक एक्सट्रीमली विशियस पॉइजनस लिजर्ड को पकड़ता है जो पहले एक पूरी ह्यूमन ट्राइब को खा चुका था होता है। ये ट्रू डाटेरियलम का बीस्ट होता है। वो रोर करता है, स्ट्रगल करता है, जैसे डेंजर सेंस कर रहा हो। सीहा बिल्कुल कोल्ड रहता है और उसे ब्लैक मिस्ट में फेंक देता है।
रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है, एक पल में ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। वापस खींचने पर पता चलता है उसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट भी इरेज हो चुकी होती है और ब्लड सिल्वर ग्रे हो जाता है। सी हाउ समझ जाता है ये डार्कनेस को डील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो मेरे पूरे पूरे 3000 प्रोविंस डार्कनेस के नीचे आ जाएगा। वो हर एंगल से सोचता है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। इतने ज़्यादा क्वांटिटी में डार्क मैटर है कि डिसॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है लगता। वो गहरी सांस लेता है और सिफ करता है। अचानक एक क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देते हैं। डैंग। डार्कनेस के डीप एरिया से 9 ड्रैगन स्केलेटन फिर से निकलते हैं, ब्रॉन्ज कॉफिन को खींचकर बाहर लाते हुए। साथ ही कुछ रस्टी आयरन एरो उड़ते हुए आते हैं और ब्रॉन्ज कॉफिन से टकराते हैं। क्लियर रिंगिंग साउंड साथ में आती है, मतलब वही साउंड के साथ आती है। सी हाउ शॉक हो जाता है। इसका मतलब था डार्कनेस के अंदर लिविंग बींग्स भी है। कोई भी बाहर चीज़ नहीं करता, लेकिन ड्रैगन बोन्स ब्रॉन्ज कॉफिन को लेकर दूर निकल जाते हैं। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद सी हाउ उनके पीछे जाता है। ड्रैगन बोन्स लाइटनिंग की तरह मूव करते हैं और एक पल में गायब हो जाते हैं। आगे क्रिम्सन अर्थ फैला हुआ होता है। सिर्फ एक जगह वॉइड अनस्टेबल होती है जहां उन्होंने पास किया होता है। थोड़ी देर में सी हाउ नोटिस करता है कि 9 ड्रैगन स्केलेटन्स और ब्रॉन्ज कॉफिन एक ह्यूज वैली में गिर चुके हैं, बिल्कुल मोशनलेस। सी हाउ उनके पास जाता है। वो देखकर हैरान होता है। ये ब्रॉन्ज कॉफिन डार्कनेस के अंदर जाकर भी बिल्कुल इंटैक्ट था और वो अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके 9 ड्रैगन्स और कॉफिन को उठा लेता है। पहले ये चीज़ बहुत हैवी लगती थी लेकिन अब नहीं। वो इस कॉफिन को स्टोरेज आर्टिफैक्ट में डालने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करती। सी हाउ को डिसाइड करता है कि बाद में इसे लोअर रेलम ले जाकर स्टडी करेगा। अभी के लिए वो एक फॉर्मेशन बनाता है। कॉफिन और ड्रैगन बोन्स की ऑरा कम्प्लीटली हाइड कर देता है ताकि कोई डिटेक्ट ना करे। फिर वो दोबारा डार्कनेस की बॉर्डर पर जाता है। इस बार अपना ब्लड टेस्ट करता है। 3 ड्रॉप्स ब्लड डार्कनेस में जाते ही इंस्टेंटली ब्लैक हो जाते हैं। ये देखकर सी हाउ और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। आखिरी टेस्ट के लिए वो एक स्टैंड ऑफ ब्लैक मिस्ट को फोर्सफुली खींचता है। ये बहुत डेंजरस डिसीजन होता है लेकिन जैसे ही वो स्टैंड बाहर आता है पूरा एरिया डार्कनेस में भर जाता है। क्रिटिकल मोमेंट पर सी हाउ ग्रास स्वॉर्ड आर्ट से उस स्टैंड को कट करता है और तुरंत डिस्टेंस बना लेता है। उसे क्लियर हो जाता है कि ये वर्ल्ड एंडिंग लेवल डिजास्टर है। सिर्फ रिलीज रेलम में होने के बाद भी वो इसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता था। कुछ दिन तक ब्लैक मैटर टेम्परली रुक जाता है। रेनबोज गिरते हैं, कुछ मिस्टीरियस फिगर्स डिसेंड करते हैं। हर रोप वॉर रोप में कवर्ड ब्रॉन्ज कॉफिन देखा बात कर रहे होते हैं वो उसी के बारे में। थोड़ी देर सर्च के बाद चले जाते हैं। दूर से सी हाउ ये सब सुन लेता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। डार्कनेस के अंदर लिविंग बींग है जो 9 हेवंस 10 अर्थ को लोगों से मिलने वाले हैं और इसी सच को जानने के लिए से हम चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जिनकी कल्टीवेशन वीक नहीं होती, बहुत तेज़ हज़ारों किलोमीटर एक इंस्टेंट में क्रॉस कर लिए जाने वाली स्पीड एक माउंटेन पर जाकर चुपचाप वेट करने लगे। सन वेस्ट में डूबने लगा। तब अचानक डार्कनेस रीजन से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ फास्ट अप्रोच करती है। सी हाउ शॉक हो जाता है। क्या सच में डार्कनेस के अंदर क्रिएचर्स जिंदा रह सकते हैं? डार्कनेस से एक अजीब ब्लैक हॉर्स निकलता है। पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड, माउथ खुलता है। उस पर बैठा होता है ब्लैक आर्मर्ड नाइट, फेस भी कवर्ड, आइस डेड कोल्ड। ये कोई नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नाइट पूछता है क्या तुम लेकर आए हो? उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे 2 लोहे के टुकड़े घिस रहे हों। सुनने वालों को ही अनकंफर्टेबल फील हो जाता हो। सामने वाले लोग डर के साथ बोलते हैं अभी नहीं, पर जल्दी मिल जाएगा। नाइट इरिटेटेड हो जाता है। बहुत स्लो हो, हमारी पेशेंस लिमिटेड है। यही सी समझ जाता है ये एक सीक्रेट ट्रांसलेशन है, मतलब वही अदला बदली हो रहा है ऐसा था, ठीक है। और सामने वाला डार्क मैटर में रह रहा है। फिर और शॉकिंग चीज़ आती है। वो चीज़ सुप्रीम बीइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सी हाउ का माइंड हिल जाता है। मतलब डील छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। नाइट वार्निंग देता है नेक्स्ट टाइम नहीं मिली तो मर्सी एक्सपेक्ट मत करना। नाइट बोलता है तुम्हारे क्लैन में सुप्रीम बीइंग है ना, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। रिप्लाई आता है वो चीज़ हुआंग ने लाई थी। सब क्लैंस मिलकर गार्ड करते हैं। कोई अकेला डिसीजन ले नहीं सकता। सी हाउ का दिल डूब जाता है। मतलब लॉन्ग लाइफ फैमिलीज डिफेक्ट कर रहे थे, एनिमीज के साथ डील कर रहे थे। मतलब वही वुडन चेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नाइट लास्ट लाइन बोलता है सिर्फ तुम ही नहीं और भी क्लैंस कांटेक्ट करेंगे
अब सी हाउ को सब समझ आ जाता है। जो चीज ट्रेड हो रहे थे वो वुडन चेस्ट थे। सी हाउ ने डेसोलेट बॉर्डर से जान पे खेल के फुतवो एनलेन खेल के लाई थी। फुतवो एनलेन के इसके लिए मूव किए थे एम्परर सिटी के सुप्रीम बिंग को दी रिसर्च के लिए, और अब कुछ लॉन्ग लाइफ फैमिलीज इसे डार्कनेस को गिफ्ट करना चाहते थे। ये पूरा बिट्रेयल था। एल्डर मेंग तियानजेंग ग्रेट मतलब एल्डर किन्मू सब सेक्रीफाइस हो गए, और यहाँ ये लोग डील कर रहे हैं। नाइट बोलता है 3 दिन बाद यहीं मिलेंगे। सब लोग चले जाते हैं। सी हाउ बाहर निकलता है, डार्कनेस को देखता है, स्काई को देखता है और बोलता है गुस्से में, डेसोलेट बॉर्डर में खून किस लिए बहाया जब लॉन्ग लाइफ फैमिली से ही गद्दार निकले। उसके दिल टूट जाता है। वो सोचता है हायर रेलम डूब रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लोअर रेलम चला जाऊंगा। पर एक चीज डिसाइड करता है, डार्कनेस के ओरिजिन्स जाने बिना नहीं जाएगा। कट होना है 9 हेवेंस का क्लेम्स में कट होना है 9 हेवेंस के क्लेम्स में। वांग फैमिली इमॉर्टल वांग बोलता है, सीन कट होता है यार 9 हेवेंस वांग फैमिली में, ठीक है। इमॉर्टल डोमेन में एंसेस्ट्रल हॉल अबेंडेड हो चुका है, मेन ब्रांच हार चुकी है, डीपर रीजन में चली गई है, कोई न्यूज़ नहीं। सब पैनिक में आ जाते हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। जिन फैमिली बोलती है एंसेस्टर का कुछ हो गया है, शॉर्ट टर्म में कोई होप नहीं है, ओवरऑल डार्कनेस आ चुकी है, सब अपना अपना सर्वाइवल प्लान कर रहे हैं। कुछ इमॉर्टल डोमेन जाना चाहते हैं, कुछ वहाँ भी बर्बाद हो चुके हैं, कुछ अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हर क्लैन का डिसीजन अलग है। हिडन रूम में डिस्कशन हो रहा होता है, क्या वुडन चेस्ट देना पड़ेगा। ओल्ड एंसेस्टर बोलता है और कोई रास्ता नहीं है, क्लैन बचाना है। और कोई बोलता है वर्ल्ड बिट्रे हो जाएगा तो क्या जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है। सब जानते थे रिस्क बहुत बड़ा है, पर ग्रीड और फियर ज़्यादा बड़ा है इन सबसे। 3 दिन बाद सेम प्लेस पर सी हाउ भी वही होता है, क्राउचिंग टाइगर की तरह वेट कर रहा होता है। इंटेंट क्लियर होती है, चेस्ट वापस लेना। डिवाइन रेनबो आते हैं, लॉन्ग लाइफ फैमिली पहले पहुंच जाती है। डार्कनेस क्रिएचर से पहले सी हाउ बोलता है आज देखूंगा तुम किस क्लैन के हो। बैंक के साथ सी हाउ डायरेक्ट अटैक करता है, कोई वार्निंग नहीं। कैओस डिमोनिक एप इनहेरिटेंस एक्टिवेट होती है, डिमोनिक एप रोर करता है, बैटल ऑरा एक्सप्लोड होती है, फर्स्ट पंच पड़ता है, एक बंदा तुरंत मर जाता है, कोई डिफेंस का चांस नहीं होता, बल्कि बाकी लोग चिल्लाते हैं तुम कौन हो। सी हाउ बोलता है चेस्ट इसके पास नहीं है, अब तुम्हारी बारी। ट्रू फिनिक्स मोड आता है, विंग्स अपीयर होते हैं, फ्लेम्स हर तरफ फैल जाते हैं। लीडर टाइप बंदा बोलता है, सीधे एसेस में बदल जाता है। इसी मोमेंट वुडन चेस्ट मिल जाती है। सी हाउ पकड़ लेता है और कामली बोलता है अब बस डार्कनेस के क्रिएचर्स का वेट है, उसको पर्सनली ग्रीट करूंगा। हमें दिखाया जाता है, मतलब पिछले चैप्टर के पिछले चैप्टर में ऐड करके दिखाया जाता है, उन लोगों के चेहरे बिल्कुल लटक बिगड़ चुके होते हैं। दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि ये जवान उनकी सोच से उन्हें ज़्यादा खतरनाक निकला। पहली ही टक्कर में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दबा दिया गया, न दूसरे हमले की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वुडन चेस्ट हाथ बदल चुकी थी। आज पूरी डील इसी डिवाइन ऑब्जेक्ट के लिए थी, और अब वो चीज़ छीन चुकी थी। अब वो डार्कनेस के उस क्रेचर को क्या जवाब देंगे, ये सोचकर ही उनकी सांसें भारी हो रही थीं। सी हाउ आगे बढ़ा और ठंडी दबाव भरी आवाज़ में बोला, तुम किस क्लैन से हो। तुम जैसे लोग उस डार्कनेस के क्रेचर के साथ सौदा क्यों कर रहे हो, और आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। अब चेस्ट उसके हाथ में थी, इसीलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। हर चीज़ धीरे धीरे निकलनी थी। सामने खड़ा लोग बिल्कुल चुप हो गए। कुछ की आंखें इधर उधर हिल रही थीं, जैसे भागने की रास्ता ढूंढ रही हो। कुछ बिल्कुल शून्य हो चुके थे, जैसे लकड़ी के पुतले। सबके अलग अलग चल रहा होता था, मन में दिमाग में अलग अलग सोच हो रही होती है। कोई राज छुपाना चाहता था, कोई जान बचाना चाहता था, और कोई बात से डरा हुआ था कि अगर डील पूरी नहीं हुई तो बाद में और बड़ी मुसीबत आएगी। अचानक बैंक के साथ खून का फव्वारा फूट पड़ता है। जिन लोगों की नज़र में जिद थी, जिनका इरादा मजबूत लग रहा था, उन पर सी हाउ की स्वॉर्ड की फूट पड़ी। क्राफ्ट सिंबल स्वॉर्ड आर्ट की एक ही झलक काफ़ी थी। उनके शरीर सीधे खूनी धुंध में बदल दिए गए। ये देखकर बाकी लोग कांप उठे, उनकी हिम्मत और ज़्यादा टूटने लगी। एक आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, फ्रेंड रुकिए, आपको समझना होगा, ये वुडन चेस्ट उस डार्कनेस के क्रीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसे इनफेफल मानता है, अगर आप इसे ले गए तो एक भयानक आफत आ जाएगी। उसकी आवाज़ पूरी भी नहीं हुई पाई थी कि पुफ के साथ स्वॉर्ड लाइट चमकी और उसकी हाथ ज़मीन पर
आ गिरी, खून बहने लगा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मुंह से एक शब्द तक नहीं निकले। सिहाव की आवाज़ और ठंडी हो गई। तुम लोग याद रखो, मेरी पेशेंस बहुत लिमिटेड है। जो पूछूं सिर्फ वही जवाब दो। जो नहीं जानते चुप रहो। मुझे धमकाने की ख्याल भी मत करना। उस पल वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर सिहाव हंसा, लेकिन उस हंसी में ठंडक थी। अगर नहीं बोलना तो मैं खुद तुम्हारी रूह को खोल कर देख लूंगा, नहीं फुल सर्च कर लूंगा, ऐसा था, ठीक है। तब एक आदमी टूट गया। वो कहता है, मैं बोलूंगा। आवाज़ कांप रही होती है। उसने बताया कि विंड क्लैन से है, एक लॉन्ग लाइफ फैमिली। यह सुनते ही सिहाव की आंखों में ठंडक जम गई। विंड क्लैन का ओल्ड एंसेस्टर वाकई बहुत डेयरिंग निकला। 9 हेवेंस 10 अर्थ से गद्दारी करने तक आ गया। पिछली बार युवान किन इसी क्लैन के लोगों को लेकर उसे मारने आया था। सब कुछ पहले ही खुल चुका था। स्टोन क्लैन के साथ पुरानी दुश्मनी, सीनियर ब्लड लाइन से नफरत, इमेसेरेबल हेवन में रुकावट, ओरिजिनल एंशिएंट मैन, सब इसी से जुड़ा हुआ था। डेसोलेट बॉर्डर से ग्रेट बैटल में भी जिन लॉन्ग लाइफ फैमिलीज ने गद्दारी की थी, सिहाव को पहले ही शक था कि विंड क्लैन उनमें से शामिल था। और अब जब डार्कनेस खुद उतर आई है तो ये क्लैन पूरी तरह हद पार कर चुके हैं। सिहाव ने हल्की सांस ली। कभी तुम्हारा पुरखा एक ट्रू इमॉर्टल था, लास्ट ग्रेट एरा के अंत में गिरा, और आज तुम लोग। उसकी आवाज़ में अफसोस था। वो वुडन चेस्ट जिसे एंडलन और फुतवो जैसे लोग चाहते हैं, उसे भी इसी क्लैन ने सौदे का सामान बना दिया था। वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। आगे पूछना बेकार था, क्योंकि उन्हें खुद भी डार्कनेस के क्रीचर्स का असल राज नहीं पता था। आई एम डिसअपॉइंट, सिहाव बस इतना बोला। अब तुम सब अपने रास्ते जा सकते हो। जैसे ही उसने हाथ उठाया, लाल गोल्डन फिनिक्स फेदर्स आसमान में फैल गए। आग भड़क उठी। पूरा इलाका डूब गया। किसी ने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? सिहाव ने बस एक शब्द कहा, कयोस डेमोनिक एप। उसकी बॉडी बदली, रूप विकराल हो गया, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छुपा कर रखी। 8 9 हेवेंस टेक्निक और 72 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोई हेवनली आई भी उसे पहचान नहीं सकती थी। अगले ही पल आग ने सब कुछ राख कर दिया। सिहाव वहाँ खड़ा रहा, बिल्कुल निश्चल, जैसे कोई पुराना पत्थर सूरज ढलने लगा। पुराना पत्थर हो, सूरज ढलने लगा, लाल रोशनी की खून जैसी लग रही थी। तब घोड़ों की आवाज़ आई। काली धुंध आगे बढ़ी। लाइट से को निगलती हुई एक भयानक घोड़ा निकला। स्कारलेट स्केल्स से ढका हुआ, मुंह खोलते ही संबंध फैल गए। संबंध फैल गए मतलब दुर्गंध ऐसा था, ठीक है। उस पर काला नाइट, ब्लैक नाइट था, और भयानक सुप्रीम बींग नहीं था, लेकिन फिर भी बेहद ताकतवर। क्या तुम वो ले आए? उसने पूछा। सिंह ने सांस ली। लाया हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। नाइट भड़क गया। बकवास, सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर भी इतना एटीट्यूड। अगले ही पल लाइटनिंग तरह था। ग्रास सिंबल 8 फुटा, घास के स्टॉक्स 9 पत्ते के साथ स्वॉर्ड एनर्जी से भर गए। टकराव हुआ, आसमान कांप उठा, डार्कनेस एनर्जी बहने लगी। सिंह ने फिनिक्स फ्लेम्स बुला ली। आग और स्वॉर्ड एक साथ चली। डार्कनेस को रोका गया। घोड़े के सर कट गए। ब्लैक खून उछला। नाइट चीखा। वॉर स्पीयर निकाला, सीधे ब्रो के बीच अटैक किया। बूम के साथ वॉइड फट गया, लेकिन स्पेयर टूट गया। फिनिक्स फेदर्स घूमने लगे। आग का जाल बन गया। डार्कनेस नाइट फंस चुका था। सिंह की आवाज़ गूंजी, अब बोल, तू आखिर है कौन? हमें दिखाया जाता है ट्रू फिनिक्स के फेदर्स अब लाल चेन जैसे लग रहे थे। एक एक फेदर आपस में जुड़ता जा रहा था। इंटरव्यू होता हुआ अब धीरे धीरे क्रिम्सन केज बन चुकी थी। ये केज सीधे उस डार्कनेस नाइट को लॉक कर चुकी थी। हर एक फेदर में इतनी पावर थी कि वो अकेला पूरी माउंटेन रेंज को उड़ा सकता था। पहाड़ मैग्मा बन जाते, बड़ी नदियाँ भाप बनकर उड़ जाती, और यहाँ डजन्स ऑफ फेदर्स एक साथ लिंकेड थे। इतनी पावर थी कि स्टार्स तक रिफाइन हो चुके थे। इस मोमेंट पर सिंह अपनी पूरी माइट दिखा रहा होता है। ट्रू फिनिक्स प्रीसेस टेक्निक का यूज करके उसने एक लाल आग का जेल बना दिया था और उस डार्क नाइट को उसके अंदर बंद कर दिया था। डार्क नाइट ने अपनी जवाब
नहीं दिया था, कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी आंखें ठंडी थीं, पीपल सिकुड़ चुके थे। वो सीधे सिहाव को घूर रहा था। अंदर ही अंदर वो शॉक्ड था। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि 9 हेवंस 10 अर्थ जैसे वर्ल्ड में अभी भी इतना पावरफुल यंगस्टर एग्जिस्ट करता है। उसे अपनी स्ट्रेंथ के लिए एंडलेस टाइम तक कल्टीवेट करनी पड़ी थी, और यहाँ ये लड़का सीधे उसे ओवर पावर कर रहा था। सिहाव ने फिर पूछा, बोलेगा या नहीं? डार्क नाइट ने फाइनली बोला। आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी, इमोशन जीरो थे। हम आखिरकार इस वर्ल्ड में मार्च करेंगे। डार्कनेस ही इटर्नल है। हर लिविंग बीइंग का फाइनल डेस्टिनेशन वही है। हेवेंस का फेट भी वही है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन सिहाव का दिमाग में ये थंडर जैसे गिरे। जितने काम वो बोल रहा था उतनी ही ज़्यादा सीरियस ये बात लग रही थी, जैसे डार्कनेस उसके लिए सिर्फ पावर नहीं बिलीफ बन चुकी है। सिहाव का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। फिर ठीक है, अगर तू बोलेगा नहीं तो मैं खुद देख लूँगा। उसने लो रोर किया। उसकी पूरी बॉडी जेंग जेंग साउंड करने लगी, और भी ज़्यादा डजलिंग फिनिक्स फेदर्स निकले जो डिवाइन रेनबो जैसे चमक रहे थे। वो खुद एक रियल फिनिक्स जैसा लग रहा था। हर तरफ सिर्फ फेदर्स, सिर्फ फायर। ट्रू फिनिक्स टेक्निक का प्रेशर बढ़ता गया। क्रिम्सन केज आग और टाइट होती चली गई। ब्लैक एनर्जी का टेंट्स एक एक करके बर्न होने लगे, रिफाइन होते गए, मिस्ट बनकर उड़ते गए। नाइट के दर्द भरी आवाज़ निकली, पर कोई फ़ायदा नहीं। वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। ये बात क्लियर थी, वो वीक नहीं था, सिर्फ रिलीज रेलम में था। बहुत कम लोग उसे सप्रेस कर सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि सिहाव अब अलग लेवल पर था। ग्रास सिंबल, स्वॉर्ड आर्ट, केओस, डेमोनिक एप इनहेरिटेंस, ट्रू फिनिक्स पावर, सब कुछ कंबाइन हो चुकी थी। ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जमीन पर स्ट्रेंज ब्लैक एसेस गिरने लगे। डार्क नाइट चीखा, एक दिन तू भी इटर्नल डार्कनेस में गिरेगा। सिंह बिल्कुल काम था। मैं वेट कर रहा हूँ। नाइट ने कर्स जैसे बोलना शुरू किया, पर फिर सिंह ने इग्नोर कर दिया। उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था। यह प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है। उसने लाइटनिंग यूज की, ग्रेट यांग पावर इविल डिस्ट्रॉय करने के लिए बेस्ट, लेकिन डार्कनेस ये नॉर्मल इविल नहीं थी। सप्रेस हो रही थी, पर टूट नहीं रही थी। काफ़ी टाइम बाद डार्कनेस नाइट बिल्कुल वीक हो गया था। बॉडी से रोटिंग स्मेल आने लगी थी। सिंह ने जोर से बोला, बस अब यहाँ आ। उसने जाइंट हैंड उठाया, सीधे सोल सर्च के लिए। नाइट ने स्ट्रगल की, आर्मर से डार्क लाइट निकली, फिर वो एक्सप्लोड हो गया। सिंह ने तुरंत ग्राफिक सिंबल स्वॉर्ड आर्ट चला दी, डार्क डोमेन को कट कर दिया। स्वॉर्ड एनर्जी ने डार्क लाइट को डिम कर दिया। नाइट शॉक में था। वन ऑफ द 3 एंशिएंट स्वॉर्ड्स आर्ट, वो कहता है, स्वॉर्ड स्ट्राइक आई, सीधे वेस्ट से बॉडी कट हो गई। मतलब वेस्ट कट हुई और बॉडी भी कट हो गई। ठीक है। सिंह ने उसे उठाया। स्मेल अनबेरेबल थी। नाइट बोला, मैं नहीं झुकूंगा। उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट ब्लैक फ्लेम्स बनकर जल गई। सिंह ने छोड़ दिया, बॉडी गिर पड़ी। तब अचानक सच सामने आया। आर्मर के नीचे एक रूटीन कॉप्स था, जैसे वो पहले ही मर चुका हूँ। सिर्फ डार्कनेस उसे चला रही हो। आर्मर भी डस्ट बन गया। एक डेमोनिक आवाज़ गूंजी, डार्कनेस इटर्नल है। स्पिरिट लाइट एसेस बन गई। कॉप्स भी टाइम के प्रेशर में डस्ट हो गई। सिंह बिल्कुल स्टंड था। ये चीज़ क्रिएचर भी है या नहीं? ब्लैक डस्ट वापस डार्कनेस में चली गई। सिंह का मन भारी हो गया, और जब उसने देखा कि एक और क्लैंस भी डार्कनेस से डील्स कर रहे हैं, तो उसका दिल ठंडा पड़ गया। आखिरकार वो सब छोड़कर लोअर रेलम की तरफ चला गया, और जैसे ही वो र्यून्स से गुजरा, वो आधा सफ़ेद स्केलेटन शॉक में अचानक चमक उठा। तुम ये चीज़ वापस ले आए? वो वापस आ गया लोअर रेलम, तब पता चला कि ये चीज़ वापस ले आया करके। ठीक है। जो स्केलेटन था उसने कहा, फिर जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियलम है, या फिर क्या बोलते हैं उसने कहा ना। ठीक है, देखते हैं क्या होगा अब आगे। जैसे ही इस बार सिंह वापस आता है तो क्रिम्सन लेक नहीं दिखती, कॉस्मोस लेक नहीं दिखती, न ही वो पहले जैसे टैच्ड कॉटेज नजर आते हैं। मेडिसिनल फील्ड अभी भी सूखे हुए वेदर स्टेट में अभी पड़े हुए थे। कोई लॉन्ग लाइफ मेडिसिन की फ्रेगनेंस नहीं, लेकिन सब के बीच एक चीज़ बिल्कुल अलग थी। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का वो मिडल एज्ड मैन इस बार फिर से अपीयर होता है, और इस बार वो पहले से भी अलग लग रहा होता है। उसने कपड़े बिल्कुल स्नो वाइट जैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स जेड जैसे स्मूथ, फेस इतना रिफाइंड किए। एक एक्सेप्शनल हैंडसम पर्सन लग रहा था। उसका चेहरे पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, शौक। वो सीधे 9 ड्रैगन स्केलेटन और ब्रॉन्ज कॉफिन को घूर रहा था। सिंह ने तुरंत कॉफिन नीचे रखी। ड्रैगन बोन्स और ब्रॉन्ज कॉफिन दोनों इतने हैवी थे कि जैसे इस जमीन पर रखेगा अर्थ क्विक हो गया। आसपास के
पहाड़ तक हिल गए। सी हाउ पीसफुली बोला, रिस्पेक्टफुली बोला, सीनियर क्या आप मुझे कुछ गाइडेंस दे सकते हो? फिर उसने सीधे सवाल पूछ लिया, ये ब्रोंज कॉफिन, पहले इसमें किस तरह के कॉप्स रखा गया था? वाइट क्लॉथ मैन थोड़ा रुक गया, फिर कंफ्यूज्ड सब पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें लाश ही रखी जा सकती है? सिंह थोड़ा स्टंड हुआ, तो क्या इस कॉफिन के अंदर कोई रिमेन्स नहीं होते? मैन ने हेड शेक किया। ग्रेट एरा चेंज होने के साथ आर्टिफैक्ट के पर्पस भी चेंज हो जाते हैं। ये सुनकर सिंह और ज़्यादा शॉक्ड हो गया। कॉफिन के और भी यूजेस होते हैं? तब वो आदमी धीरे से बोलता है, ये 3 वर्ल्ड ब्रॉन्ज कॉफिन है। इसकी ओरिजिन एक्सट्रीमली एंशिएंट है, एक्सट्रीमली मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा ग्रेट है। सिंह पहले भी इसका नाम सुन चुका था, लेकिन कभी किसी को डिटेल में बताते हुए नहीं सुना। तब रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड कहता है, कॉफिन सिर्फ लाश के लिए नहीं होती, ये रेस्टिंग प्लेस होती है, स्लम्बर प्लेस होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वॉर फॉट होती है। सिहाव का दिमाग हिल गया। फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है, ये कॉफिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें स्ट्रॉन्ग बींग्स मरने के लिए नहीं सोते, बल्कि कल्टीवेशन के लिए, मतलब अंदर जाकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सिहाव धीरे से पूछता है, तो इसका ओनर तभी अभी भी अंदर सो रहा हो सकता है? रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने मना कर दिया, कॉफिन इंस्ट्रक्टिबल है, पर इसके अंदर अब कोई क्रिएचर नहीं है। ओनर बहुत पहले ही जा चुका है, या 1 या 2 ग्रेट एरस पहले ही ये कॉफिन खाली हो चुकी थी। इमॉर्टल इंसान के टाइम ट्रू इमॉर्टल्स ने इसे एस्केप टूल की तरह यूज़ किया था, जैसे पूरे एरा को ही सिम्बोलिकल ब्यूरी किया जा सकता, मतलब उठा लिया जा सकता है, ऐसा था। ठीक है, शायद ये एज ऑफ एम्परर कोलैप्स की कॉफिन है। ये सुन के सी हाउ को ओवरलास्टिंग शॉट को याद आ गया। उस विजन में ब्लड ग्रेट अर्थ पर बह रहा था, एंशिएंट ग्रेव्स अपीयर हो रहे थे, और एक सीन में एक क्रिएचर ब्रॉन्ज कॉफिन पर बैठा था। ये वही कॉफिन था। सी हाउ बिल्कुल काम रह पाया। उसने एक और सवाल पूछा, लेकिन ओरिजिन में के बारे में रिस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भी फुल्ली श्योर नहीं था। सी हाउ ने एक डायरेक्ट डिसीजन लिया। उसने कॉफिन के अंदर जाने का डिसाइड किया, और तब उसने देखा उसे दिखा, ठीक है, एक छोटी कॉफिन बड़ी कॉफिन के अंदर। उसे खोलना इजी नहीं था। सी हाउ को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी। जैसे ही स्मॉल कॉफिन खुली, मल्टी कलर्ड मिस्ट बाहर निकली, लाइफ एसेंस हवा में फैल गई, ब्रिलियंट लाइट चमकने लगी, एनर्जी बिल्कुल अलाइव लग रहे थे। अंदर की व्यू बिल्कुल क्लीन नहीं थी, जैसे कोई रियलम गेट खुला हो, क्लियर नहीं थी, जैसे कोई रियलम गेट खुला हो। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड भी शॉक में था। एंडलेस ईयर्स के बाद ये कॉफिन दोबारा वाइटिलिटी दिखा रही थी। सी हाउ ने कोई हेजिटेशन नहीं की, वो सीधे अंदर चला गया। अंदर का सीन देखकर वो और भी शॉक्ड हो गया। ये एक लस स्मॉल वर्ल्ड था, प्लांट्स अलाइव, स्पिरिचुअल मेडिसिन भरे हुए, स्पेस इतना बड़ा कि एक पूरी पॉपुलेशन रह सके। सिंह बोला, स्टोन विलेज को भी यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड ने नोट किया, ये अब ये ओनरलेस है। फिर उसने पूछा, बाहर वर्ल्ड में टर्मोइल शुरू हो चुका है ना? सिंह ने डार्कनेस का पूरा सीन बता दिया। लॉर्ड का फेस सीरियस हो गया। इमॉर्टल एंशिएंट वॉर स्पिरिट्स शायद वाइप आउट हो चुके हैं। सिंह स्टंट हो गया। उसने पूछा, डार्कनेस के क्रीचर्स का ओरिजिन क्या है? जवाब नहीं मिला, सिर्फ इतना कहा गया, खुद देखो, सच बहुत क्रूअल है। आखिर में सी हाउ कॉफिन और ड्रैगन बोन्स को स्टोन विलेज ले आता है। सब लोग शॉक हो गए। बिग ब्लैक टोर्टोइस बोला, इससे तो बन सकता है क्या? वो यान वाइन की बात करने लगा। क्रिम्सन ड्रैगन गुस्सा हो गया, ये मेरे एंसेस्टर्स हैं। फिर हमने ड्रैगन को बोला, इनहेरिटेंस सेंस करके देखो। एक पर सिंबल्स इरेज हो चुके थे। सी हाउ ने कहा, फिर सोप ही बनेगा। उसके बाद वो फिर हायर रेलम चला गया, और तब न्यूज़ फैली, इमॉर्टल डोमेन आर्मी भेज रहा है, क्योंकि डार्कनेस अब 15 से 100 प्रोविंसेस तक फैल चुकी है। डार्क फिगर्स मूवमेंट में थे। एक एंडलेस आर्मी डार्कनेस के अंदर चल रहे थे। सी हाउ के दिमाग में हैवी हो गई। अब सिचुएशन एक्सट्रीमली बैड हो चुकी होती है। 100 प्रोविंसेस ये सिर्फ नंबर नहीं था, ये एक पूरा वर्ल्ड था। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह थी कि इतने कम टाइम में इतनी ज़मीन डार्कनेस में डूब चुकी थी, मतलब काउंटलेस क्रिएचर्स मर चुके थे, सिटीज़ वाइप आउट हो चुकी थी, क्लैंस इरेज हो चुके थे, सिर्फ लाशें बची थी। और फिर अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ था कि दुश्मन कौन है, कहाँ से आया है, इनका असली सोर्स क्या है। सी हाउ दूर खड़ा था, उसकी आईब्रोज टाइटली चढ़ी हुई थी। उसने हेवनली हैज एक्टिवेट की और काफ़ी देर तक डार्कनेस को स्टेयर करता रहा। जैसे जैसे वो देखता गया, उसकी स्पाइन के थ्रू एक ठंडी सी सेंसेशन उतरती चली गई। स्कल्स कांप
करनम हो गए, क्योंकि वो जो देख रहा था वो उसके वर्स्ट इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थे। डार्कनेस के अंदर फिगर भरे पड़े थे, एक नहीं दो नहीं, पूरा एंडलेस आर्मी, सब क्रिएचर्स ऑफ डार्कनेस थे। लेकिन जब सी हाउ ने और ध्यान से देखा तो एक और अजीब बात नोटिस की। ये क्रिएचर्स फेमिलियर लग रहे थे, जैसे वो पहले इनसे कहीं मिल चुका हो या देख चुका हो। सी हाउस की आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई, कहीं ये तो नहीं। तब कुछ क्रिएचर्स डार्कनेस के बॉर्डर से बाहर आए। मिस्ट थोड़ी कम थी, इसीलिए वो क्लियरली दिख गए। उनके बाल बिखरे हुए थे, होंठों से खून टपक रहा था, आंखें बिल्कुल खाली थी। और पीछे एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन जाइंट स्नेक जैसे बॉडी के साथ पहाड़ों के बीच से तेजी से मूव कर रहा था। वो उन क्रिएचर्स पर झपटता, उन्हें निगल लेता, खून हर जगह छिटक जाता। तब अचानक आसमान से फ्लेम क्रोव का झुंड टूट पड़ा। हजारों नहीं, टेंस ऑफ थाउजेंड पिच ब्लैक बॉडीज, आग उगलती हुई चोंचे, वो फ्लड ड्रैगन पर चढ़ गए। फ्लेश नोचा, बोन्स तोड़ दिए। फ्लड ड्रैगन ने भी वाइल्ड रेजिस्टेंस की काफ़ी क्रोस को गिरा दिया। माउंटेन तक टूट गए, लेकिन नंबर ज़्यादा थे। थोड़ी देर में वो सिर्फ वाइट स्केलेटन बचा। और सबसे स्कैरी बात यह थी, ये सब क्रिएचर्स आपस में भी लड़ रहे थे। डार्कनेस के अंदर सिर्फ कॉफ था। सी हाउ का दिल और हैवी हो गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था ये क्रिएचर 9 हेवेंस 10 अर्थ के ही स्पीशीज थे। सेम रेस, सेम क्लास। थोड़ी देर बाद ह्यूमनॉइड फिगर्स भी नजर आए। उनके कपड़े, उनके वेपन्स जो 3000 प्रोविंस में यूज होता था, सेम कल्चर, सेम ओरिजिन। ब्लैक मिस्ट के साथ वो बाहर निकल रहे थे। हवा में फाउल का स्मेल थी, जैसे एंशिएंट विशेष बीस्ट चल रहे हों। किसी ने मेटल रोड उठाया। डोंग के साथ एक ही स्ट्राइक में 10,000 किलोमीटर का एरिया, ऊंचा पहाड़ डस्ट बन गया। सियाओ का दिमाग झटक गया। ये क्रिएचर सिर्फ जिंदा नहीं हुए थे, ये पहले से ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुके थे और स्ट्रांग भी थे। और तब वो रियलाइज करता है जो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग थी, ये 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 तो वही लाशें हैं जो प्रोविंस गिर चुकी थी, जो क्रिएचर्स मर चुके थे। उनकी बॉडीज को डार्कनेस ने रिवाइव कर दिया था। प्रिमोडल स्पिरिट इरेस, सिर्फ फ्लेश स्मेल बची थी। और तब उसी फ्लेश से स्लेव सोल्जर्स बना दिए गए थे। 100 प्रोविंस के सारे क्रिएचर्स, और ये सब पूरी तरह बाहर आ गए तो ये एक अनइमेजिनेबल आर्मी होती। और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, उनकी स्ट्रेंथ अब और बढ़ चुकी थी। फ्लेम्स, क्रोव, क्रोकोडाइल ड्रैगन्स, डेमोनिक एप्स, सब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। एक डेमोनिक एप सीधे पीक से पीक जंप कर रहा था। स्कारलेट रेड ओल्ड ऑक्स पूरा माउंटेन रीजन मैग्मा बना रहा था। सी हाउ का दिमाग चिल्लाया, टू टर्न ऑन यूर आउन पीपल। मतलब तुम्हारे अपने लोग ही एनिमी बन चुके हैं। ये किस लेवल का मेथड है? डार्कनेस के अंदर अब इवोल्यूशन हो रही थी। स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स वीक को खा रहे थे, और जो खा रहे थे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। सी हाउ ने देखा एक वुल्फ लाइक बीस्ट, पहले खाली आंखें थी, अब कोल्ड लाइटनिंग जैसी नज़र। उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी थी। वो किंग बन चुका था। उसके जैसे और भी किंग्स उठ रहे थे। उनकी रोर से माउंटेन रिजर्व टूट रहे थे। वीक क्रिएचर्स फियर से एक्सप्लोड हो रहे थे। सीहाव का हार्ट सिंक हो गया। ये डेमोनिक एवोल्यूशन है। और तब सबसे बुरा फेज शुरू हुआ। डार्कनेस सिर्फ अंदर नहीं थी, वो अब निकल रही थी बाहर। ब्लैक मिस्ट टाइट हो गई, प्रोविंस की तरफ बढ़ने लगी। एक डार्कनेस लुअन बर्ड स्काई फाड़ता हुआ निकला। बर्ड से ब्लड से लथपथ, जहाँ गया सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ। और ये सिर्फ बिगनिंग थी, पीछे से और भी किंग्स आ रहे थे। एक रात में बीस्ट रोर्स, बर्ड क्राइज, बॉडी एनवीआर, डार्कनेस, टेरिटरी डबल हो गई। 100 से 200 प्रोविंसेस। लोग चीखने लगे, इमोर्टल डोमेन कहाँ है? उनकी आर्मी क्यों नहीं आ रही? सी हाउ चुप था। उसे पता था अगर ये रुका नहीं तो 9 हेवेंस 10 अर्थ खत्म हो जाएगा। अब कई प्रोविंसेस पूरी तरह डिसअपियर हो में डूब चुके थे। उस दिन डार्कनेस ने एक और 100 प्रोविंस को खा लिया। 3000 प्रोविंस चाहे जितना भी वॉस्ट हो, इस स्पीड के आगे कुछ भी नहीं था। और ज़्यादा सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि डार्कनेस फैल रही थी। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि डार्कनेस के साथ साथ रियल क्रिएचर्स भी तबाही मचा रहे थे और उनके आगे एवॉल्व किंग चल रहे थे। तब किसी ने कांपते हुए कहा, सब खत्म हो गया, हमारा रेलम सच में डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसमें एक फेमिलियर चेहरा देखा था। जिन गैंग सेक्ट का ओल्ड सेक्ट मास्टर, वो पहले ही डार्कनेस में मर चुका था। विड्रॉ
नहीं कर पाया था। प्रीमोर्डियल स्पिरिट इरेप्ट हो चुके थे, लेकिन अब वो वापस आ चुका था और सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसके होंठों के कोनों से ब्लैक ब्लड बह रहा था, आंखों में इलेक्ट्रिक रेडियंस चमक रही थी, उसकी बॉडी डार्क लाइट रिलीज कर रही थी जैसे अंदर स्वॉर्ड्स रोर कर रहे हो। जब उसके बॉडी में ब्लड फ्लो होता तो थंडर जैसे साउंड्स निकलते। जहाँ से वो गुजरता सिर्फ लाशें बची होती। वो सीधे लोगों के सीने चीरते हुए हार्ट निकालता और उनका एसेंस ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता। डार्कनेस रीजन के अंदर उसने अकेले ही कई इवोलेड किंग्स को मार दिया था। उनकी डार्कनेस एसेंस सब डिवॉर कर ली थी। किसी की आवाज़ कांप रही थी। लाशें के पहाड़ पर चढ़कर पूरा समुंदर जैसे ब्लड पी चुका था। ये एवोल्यूशन बहुत ही टेरिफाइंग था। ये सब बिल्कुल अननेचुरल था। वो लोग जो मर चुके थे अब जिंदा थे, स्ट्रॉन्ग थे, एनर्जेटिक थे। बस एक फ़र्क था, उनकी कॉन्शियसनेस मर चुकी थी। कोल्ड क्रूअल इमोशनलेस हो चुके थे। ओल्ड फ्रेंड्स को नहीं पहचानते थे, सामने आते ही मार देते थे। इस बीच सी हाउ ने भी एक्शन लिया। उसने कई किंग्स को मारा, पर जैसे ही ब्लैक मिस्ट के करीब गया उसे प्रेशर महसूस हुआ। एक सेकंड की भी गलती और प्रीमोर्डियल स्पिरिट खाई जा सकती थी। वो पीस ब्लैक सब्सटेंस इस पूरी कैलेमिटी का सोर्स था। वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो इवोल्यूशन अलाउ कर रहा था। और ये सिर्फ बिगनिंग थी। अगर पूरा वर्ल्ड कोरोड हो गया तो इस वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पहले आपस में लड़ेंगे, फिर डिवॉर करेंगे और फिर ट्रू मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। तब अचानक एक ड्रम बीट बजा, हैवी एंशियंट डोंग 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 के साउंड के साथ, जैसे कोई एंसेस्टर ड्रैगन दुनिया को हिला रहा हो। हर कल्टीवेटर ने सुना, चाहे वो कहीं भी हो। तब किसी ने चिल्ला कर कहा, इमॉर्टल डोमेन आ गया। जो लोग डिसअपियर में थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन भी साल जैसा लग रहा था। ग्रेट सेट्स रिट्रीट कर रहे थे, लॉन्ग लाइफ फैमिलीज भी पैकअप कर रहे थे। तब आसमान में एक ट्रूप अपीयर हुआ। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई थी, पर जो दिखा उसने डाउट पैदा कर दिया। सिर्फ कुछ दर्जन लोग आए थे, इमॉर्टल लाइट में घिरे हुए, ग्रेट बैनर्स लहराते हुए, बस इतने। ये कैसे रोक पाएंगे डार्कनेस को? बातें चलने लगी। इमॉर्टल डोमेन किंग नहीं आए थे, ये सिर्फ वॉर जनरल्स थे। तब आसमान से ऑर्डर आया, सिचुएशन बहुत बिगड़ चुके हैं, विड्रॉ करो और हंड्रेड्स ऑफ प्रोविंसेस छोड़ दो। सब शॉक में आ गए। इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट्स ड्रैगन वेन को बाउंड्री बना रहे थे। इस लाइन के उस पार सब अबेंडेड है। वो कौन सा न बजा। फिर रियल इमॉर्टल डोमेन आर्मी आई, एंडलेस ट्रूप्स, इमॉर्टल मिस्ट, परफेक्ट फॉर्मेशन क्रोज, करोड्स, ठीक है, करोड़ों में थे, माउंटेन साइज के हो गए, ड्रैगन वेन पर गिर गए। मैजिकल बैनर्स बारिश जैसे गिरने लगे। जमीन एक वॉल बन गई। 700 प्रोविंसेस अब डार्कनेस में घिर चुके थे, यानी कि डार्कनेस के पास थे। 3000 प्रोविंस ने अपना 1/4 टेरिटरी खो दिया था। और सबसे शॉकिंग बात, इमॉर्टल डोमेन अटैक नहीं कर रही थी, वो सिर्फ डिफेंस वॉल बना रहे थे। लोगों के दिल डूब गए। क्यों? अभी तो बेस्ट चांस है। तब इमॉर्टल डोमेन से आवाज़ है, तुम लोग डार्कनेस मैटर को नहीं समझते। अगर हम घुस गए तो और हम मरे तो हम भी डार्कनेस सोल्जर्स बन जाएंगे। ये सुनकर सब का खून जम गया। अभी जो दिख रहा था वो सिर्फ सरफेस थी। ट्रू डार्कनेस बिगिंस अभी आए ही नहीं थे। अगर इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट्स मर गए और रिवाइव हो गए तो कौन सब मॉन्स्टर पैदा होगा, यह कोई नहीं कह सकता। यह सोचकर ही लोग कांप गए। तब इमॉर्टल डोमेन के एक कमांडर ने प्रीशियस मिरर निकाला और उससे डार्कनेस के अंदर झांका और सब ने देखा एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट, 9 कलर्ड ब्रिलियंस, एक सील्ड चेस्ट एल्टर पर उठ बैठ रही थी। उस डार्कनेस से सर्च कर रही थी। सी हाउ फ्रीज हो गया। बाकी लोग नहीं जानते थे, पर वो जानता था, ये तो उस चीज जैसा है। ब्यूरियल अर्थ, एंशिएंट केव पैलेस, सेनमिंग सेंजंग, ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट। वो चेस्ट कभी खुली ही नहीं थी और फिर भी दुनिया हिल चुकी थी। ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट, इस चीज़ की पावर सिर्फ टेरिफाइंग नहीं थी, ये एब्सोल्यूट नाइटमेयर थी अपने पीक टाइम पर। इसी आर्टिफैक्ट ने ब्यूरियल किंग्स क्रिएट किए थे, 100 नाइट्स या फिर कुछ और ज़्यादा भयानक। सी हाउ कभी नहीं भूल सकता था जो उसने उस एबिस के पैलेस में देखा था। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था वहाँ। और अब एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट डार्कनेस के बीच में था। 9 कलर्ड ब्रिलियंस, हेजी इम्पेरिसेबल लाइट, केओटिक एनर्जी का वॉर्टेक्स। और सबसे खतरनाक बात ये, डार्कनेस मैटर उसके अराउंड जिंदा लग रहे थे। लाशें सीधे उठ रही थी, सिर्फ रिवाइव नहीं हो रही थी, इवॉल्व कर रही थी। लोग कांप गए। वो क्या है?
क्या ये कोई अनमैच्ड सुप्रीम ट्रेजर है? सोल्स तक हिल गया। ये सीन लॉजिक के बाहर था। इमॉर्टल डोमेन के पास पावरफुल लोगों की कमी नहीं थी, पर इवन वो लोग फ्रीज हो गए। उन्होंने कभी ऐसे आर्टिफैक्ट इमेजिन भी नहीं किया था। किसी ने धीरे से पूछा, कमांडर को पता है ये क्या है? जवाब आया नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिनिस्टर है। ये इमॉर्टल किंग आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। इसके बाद इमॉर्टल डोमेन ने डिफेंस और टाइट कर दिया। माउंटेन्स के साथ साथ एक लंबी वॉल, बैनर्स, फॉर्मेशन कोर्स, लेयर और ओवर लेयर। तब सब लोग कैलकुलेट करने लगे, डार्कनेस क्रिएचर्स असल में है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। तब एक बहुत बुढ़ा एल्डर आके आया। इमॉर्टल एनर्जी से नर्चर हुआ था, डिवाइन पील्स ली थी, फिर भी उसकी बॉडी ब्लड एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सिर्फ गोल्डन स्किन बोन्स पर चिपकी हुई थी, देखने में ऑलमोस्ट स्केलेटन। उसने धीरे से कहा, ब्लैक कैलेमिटी पहले भी हो चुकी है, बहुत क्रूअल थी, पर मेरे एक मिस्टीरियस एंसेस्टर ने उसे रोका था। उससे भी पहले भी हुई थी या नहीं मुझे नहीं पता। वो सीक्रेट और भी हायर लेवल पर क्लासिफाइड है। सब स्टंड हो गए। ऐसी ही डिजास्टर टैबू क्यों नहीं बना दी गई? तब एक कमांडर बोला, शायद ये फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड की क्रिएचर्स। ओरिजिन चुप, एल्डर ने टोक दिया। दूसरी साइड की क्रिएचर्स मतलब इतना बोला और एल्डर ने टोक दिया कि चुप रहे, ये बातें बोली नहीं जाती। प्रीशियस मिरर हटा दिया गया। चेस्ट फिर डार्कनेस में छुप गए, पर ब्लैक सी के एज पर माउंटेन ऑफ क्रिएचर्स आगे बढ़ रहे थे। डार्कनेस फिर से एक्सपैंड हुई, नई किंग्स रोर करने लगे। तब अचानक 9 हेडेड स्नेक ड्रैगन आया। हर हेड से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही थी, फ्लेम जैसे माउंटेन जैसे साइज के साथ। लोगों के होश उड़ गए। इतनी जल्दी सिर्फ 2 हफ्तों में सेल्फ रिलीज रेलम के करीब पावर। ये एवोल्यूशन स्पीड इंसेंट थी। कल्टिवेटर्स के दिल डूब गए। हम सालों मेहनत करें और ये सिर्फ खा खा के पीक पर पहुंच जाए। इमॉर्टल डोमेन का कमांडर ने कहा, डिमोरलाइज मत हो, ये एक क्रिएचर नहीं है, ये पूरी प्रोविंस का मास है। एक पूरी दुनिया एक बॉडी में घुल जाती है। पर एल्डर ने ऐड किया, जब इनकी कॉन्शियसनेस कंप्लीट हो जाती है, ये डिवोरिंग रुक जाती है, पर ये नॉर्मल बन जाते हैं। फिर भी ये मेथड ही टेरिफाइंग है। सी हाउ अब इस सब से दूर था, दूसरे प्रोविंस में इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट्स से सेफ डिस्टेंस पर खबरें उस तक पहुंच रही थी। तब एक वर्ल्ड शेकिंग रोर गूंजा। डार्कनेस के बीच एक और रैंक अप, वज्रा गेट का ओल्ड सेक्ट मास्टर खून में डूबा हुआ, गोल्डन लाइट निकल रही थी। पीक सेल्फ रिलीज रेलम। लोग शॉक में थे, सेल्फ रिलीज रेलम के पीक में था। और तब सबसे वियर्ड चीज हुई, वो मिस्टीरियस चेस्ट उड़ कर आई। उसने सर के ऊपर थोड़ी देर रुकी। 9 कलर्ड लाइट बरसने लगी। उसे चूज किया जा रहा था। क्या ये फ्यूचर का लीडर बनेगा? इमॉर्टल डोमेन के एल्डर ने चेहरे सख्त कर लिए, इससे खत्म करो। तब किसी ने धीरे से कहा, फुतुओ शायद ऐसे ही उठा था। सबके कान खड़े हो गए। व्हाट? दूसरी साइड का सोर्स इन चीजों से जुड़ा है। स्कल नम पड़ गए। एल्डर ने कोल्ड टोन में कहा, यह बातें रैंडम नहीं बोली जाती। पर कमांडर आगे बढ़ा, हमें सच चाहिए। हम मिडल हेडेड घोस्ट नहीं बनना चाहते। मरना है तो समझ के मरेंगे। हर तरफ साइलेंस आ गई। फिर एक लाइन जो सबको हिला गई, हम शायद इमॉर्टल डोमेन वापस ना जा पाए। सबके सांस रुक गए कि वो कमांडर ने धीरे से बोला, जो पहले लड़े थे वो जिंदा है, पर वो लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन में बंद है। और उस पल सब समझिए, ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये रिटर्नलेस फाइट है या फिर बैटल है। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब 200 चैप्टर्स बचे हैं इसके, तब देखते हैं क्या होगा इन 200 चैप्टर्स में। सी और सेल्फ रिलीज ब्रेक थ्रू करेगा, कार्स से फाइट करेगा, टैबू बनेगा, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, अब मतलब पूरी कहानी के जो 1800 चैप्टर्स में अभी तक हुआ है ना, वो पूरे 200 चैप्टर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।